स्लाइड नंबर 1। इसमें क्या है, एक बॉक्स रखा हुआ है, एक फोर्स उसे आगे की तरफ कर रहा है, एक फोर्स उसे पीछे की तरफ ले रहा है। जीतेगा कौन? जिसकी फोर्स ज़्यादा होगी, ठीक ना, जिसकी फोर्स ज़्यादा होगी। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ क्लास 9 साइंस। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6, हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन। सो हमारा यूनिवर्स जो है वो कंट्रोल होता है पुश और पुल की वजह से। तो हम लोग एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे। न्यूटन्स के लॉ पढ़ेंगे, इनर्शिया पढ़ेंगे, बैलेंस फोर्सेस पढ़ेंगे, अनबैलेंस फोर्सेस पढ़ेंगे, फ्रिक्शन पढ़ेंगे, बाकी सब कुछ पढ़ेंगे। इस वीडियो को आपको वन शॉट समझना है, वन शॉट समझ के ले लो। शॉर्ट रिवीजन के समझ के लेना है, शॉर्ट रिवीजन समझ के ले लो, क्योंकि यहाँ मैं सब टॉपिक क्लियर करने जा रहा हूँ। ऐसा क्लियर करूँगा कि दूसरा यूट्यूब पे किसी टीचर के पास नहीं जाना पड़ेगा। सो अब देखो, हम लोग कब से कह रहे हैं कि ये मोशन में है, ये मोशन में है। तो सबसे पहले जान लेते हैं मोशन होता क्यों है, और वो जानने से पहले मोशन क्या होता है ये मैं एक छोटा सा डेफिनेशन आपको देना चाहूँगा कि व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, वो उसे मोशन कहा जाता है। तो अब मोशन होता कैसे है, जैसे अगर कोई देखो, एक इंसान कार को धक्का दे रहा है, अब कार आगे नहीं बढ़ रही है तो मोशन नहीं होगा, ये बॉडी रेस्ट पे ही कहलाएगी। बट ये जो फोर्स तो लगा रहा है ना इधर इसकी तरफ से, तो बात ऐसी है कि जब ये यहाँ है ना, तो एक इनविजिबल फोर्स जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इसे अपोज कर रहा है। और जब तक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स, तब तक बॉडी मूव नहीं करेगी। इस चीज़ को याद रखना है, ये क्लास 8 के साइंस में पढ़ाया गया है। बट कोई बात नहीं, आप मेरे साथ हो तो आपको बेसिक से पढ़ाऊँगा, ऐसे पढ़ाऊँगा, मज़ा आ जाएगा। फिर यहाँ देखो, एक बॉल है जिसकी वेलोसिटी 10 है, बट ये थोड़े टाइम बाद वेलोसिटी 0 हो गई। वेलोसिटी मतलब स्पीड मान लो, अभी स्पीड मान लो, वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये स्ट्रेट लाइन में है तो यहाँ डिस्टेंस भी ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं। तो 0 हो गई। ऐसा 0 क्यों हो गया? क्योंकि डी एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्रिक्शन, यहाँ फ्रिक्शन ने इसे मोशन को अपोज किया और लास्ट में जाके बॉडी रुक गई। फिर देखो चैप्टर 4 में हमने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को कैसे बनाते हैं, कैसे वो आए। बट इस चैप्टर में हम लोग चेंजेस बिहाइंड स्पीड और डायरेक्शन देखेंगे, और उसके बाद ये पता करेंगे डू ऑल मूविंग थिंग रिक्वायर्स अ कॉन्टिन्यूअस पुश। और देखो, अब देखो, अब तक हम लोग कब से बोल चुके, फोर्स, फ्रिक्शन, ये सब होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं फोर्स। व्हाट इज़ फोर्स? देखो मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैंने फ्रिक्शन थोड़ा एडवांस में बोल दिया क्योंकि फ्रिक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स, ठीक ना। तो ये कहीं लिखना है तो लिख लो, इम्पॉर्टेंट है आपके समझने के लिए। व्हाट इज फोर्स? अब देखो, फोर्स इज अ पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स इंटरेक्शन विथ अनदर ऑब्जेक्ट। मतलब फोर्स एक ऐसा पुश या पुल है जो अराइज होता है, ऑब्जेक्ट में रिजल्ट करता है इंटरेक्शन से अनदर ऑब्जेक्ट की, ठीक ना। तो जैसे अगर कोई बैट है, बैट पे बॉल लगी, वो इधर चली गई, तो इंटरेक्शन हो रहा है ना ऑब्जेक्ट का और दूसरी ऑब्जेक्ट से। फोर्स डायरेक्शन चेंज करने वाला कौन हुआ? फोर्स लगाने वाला कौन हुआ? बैट हुआ। देखो मेजर इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स कैसे कैसे इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। सबसे पहला ये क्या रहता है कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, देखो आप 9th में आ गए हो, आपको साइंटिफिक टर्म यूज़ करने हैं। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे जब एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, जैसे आप पैर से किक मारे एक फुटबॉल को, तो फुटबॉल उड़ जाएगी, अच्छी सी बात है। तो फिर ये जो पैर है ना, ये एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, और जब इन दोनों का इंटरेक्शन होगा पैर और बॉल का, तो बॉल मोशन में आ जाएगी। सो सबसे पहला चीज़ क्या होता है, मूव्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब बोले तो मूव्स एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। उसके बाद चेंजेस द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ द मोशन। देखो अगर जो बच्चे गेम्स, आउटडोर गेम्स खेलते होंगे तो उन्हें पता होगा, जैसे ही बॉल आती है, बैट को अगर आप प्लेट करोगे तो बॉल स्पीड धीरे हो जाएगी। अगर आप बॉल में थोड़ा सा और ताकत लगा के बॉल को उठा दिए तो बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाएगी। इस टाइम आईपीएल का सीज़न भी चल रहा है, कमेंट कर देना योर फेवरेट आईपीएल टीम। मेरी तो आरसीबी है। तो दूसरा चेंज क्या होता है, दूसरा इफेक्ट क्या होता है, चेंज इन द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन। फिर तीसरा क्या होता है, शेप और साइज चेंज करते हैं। अब जैसे आप एग्जांपल ले लो, आप नींबू लिए, नींबू को दबाए तो उसका शेप चेंज हो गया। आप एक बलून लिए, बलून को दबाए, उसका शेप चेंज हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ क्या है कि फोर्स जो है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब मैं समझा दूँ वेक्टर, देखो क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स में हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटी।
फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती हैं, स्केलर और वेक्टर। मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है बट मैं डिक्टेट कर रहा हूँ तो आपको समझ में। स्केलर मतलब जो जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस सिर्फ मैग्नीट्यूड रहे। स्केलर मतलब स्केल, स्केलर को स्केल से याद रखो। स्केल का मतलब क्या होता है, सिर्फ वैल्यू। स्केल में वैल्यूज होती है ना, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। सिंपल वर्ड में अभी के लिए वैल्यू जान लो। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक ना। तो मैग्नीट्यूड यहाँ भी वैल्यू ही होती है। तो जो ये होता है फोर्स होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी SI यूनिट न्यूटन है, क्योंकि न्यूटन के नाम पे पड़ा है, न्यूटन N। इसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं और इसको जब लिखते हैं तो इसको न्यूटन ऐसे लिखते हैं, ठीक ना। मैंने बता दिया ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। अब ये समझ लो कि वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है, ये मैंने बता दिया। अब ये समझो कि वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है। देखो अगर हम लोग लिखेंगे 10 न्यूटन तो आप समझे कि न्यूटन का फोर्स कहाँ लग रहा है, किधर लग रहा है। अगर हम यही बोल देंगे अपवर्ड तो पता चल जाएगा, डाउनवर्ड, इन राइट। तो इसीलिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन जानने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो हाउ डू वी मेजर फोर्स। फोर्स को मेज़र करने के लिए एक डिवाइस आता है स्प्रिंग बैलेंस, टू मेज़र द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बोले तो स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ देखो, स्ट्रेंथ और वैल्यू एक ही होती है। मैंने आपको समझाने के लिए वैल्यू बताई, क्योंकि वैल्यू जब बढ़ेगी, मान लो वैल्यू जब बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अब कोई आपसे बोल रहा है कि तुम 100 किलो के हो तो इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, रिक्वायर्ड देन 90 kgs। तो स्ट्रेंथ और वैल्यू डिपेंड करती हैं एक दूसरे पे। सो इसमें देखो व्हेन द हुक इज पुल्ड द इंटरनल स्प्रिंग स्ट्रेच। देखो ये है जो एक, इसको बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। इसमें स्प्रिंग लगा रहता है और यहाँ एक हुक रहता है जिस पे हम देखते हैं ऑब्जेक्ट को रख के कि वो उसका कितना वेट, जब वो ऑब्जेक्ट हम लोग उसमें स्प्रिंग पे लगाएंगे तो स्प्रिंग नीचे आएगी और फिर उस हिसाब से ये बताता है कि ये कितने न्यूटन का ऑब्जेक्ट, ये कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। 1 न्यूटन होता है द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट 1 kg ऑफ मास एट 1 मीटर पर सेकेंड। तो 1 न्यूटन जो होता है वो अमाउंट ऑफ फोर्स होता है, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ फोर्स जो होता है वो एक्सेलरेट मतलब किसी चीज़ को स्पीड में लाने के लिए 1 kg मास, ठीक ना। फिर फन फैक्ट अब एक देख लेते हैं, लाइट कैन टच योर स्किन अबाउट 1 मिली न्यूटन अपॉन में 3। ये समझ रहे हो कि हमारी साइंस इतनी आगे जा चुकी है कि अब वो मिली न्यूटन तक नाप सक रहे हैं। तो अब देखो सबसे इजी टॉपिक मेरे को लगता है बैलेंस्ड और अनबैलेंस फोर्स। सबसे इजी टॉपिक है बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या है, व्हेन इक्वल फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन कैंसलिंग ईच अदर। देखो एक टग ऑफ वॉर से, देखो टग ऑफ वॉर में बीच में एक लाइन रहती है, एक तरफ एक पार्टी दूसरी तरफ दूसरी पार्टी, ए पार्टी बी पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी। उसके बाद देखो ये भी 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और ये भी 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो मान लो कि अब ये ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, क्योंकि बराबर फोर्स है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू, अगर सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगी, डिफरेंट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये चीज़ याद रखना। अब देखो जब ये डिफरेंट डायरेक्शन में है तो जब 300 माइनस 300 करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो नेट फोर्स 0, इसीलिए मूव नहीं करेगी। नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 न्यूटन यहाँ है। डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब ये जो है ये स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं करेगी, क्योंकि कोई भी बॉडी मोशन में नहीं आएगा जब तक उसका उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। हाँ देखो फोर्स तो लग रही है बट ऑब्जेक्ट नहीं अपनी स्टेट चेंज कर रहा है। डज नॉट चेंज द वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब अगर इतना फोर्स अगर इस पे लगा, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे लगाया जाए तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। जैसे जब आप हैवी बॉक्स रखते हो ऑन अ टेबल, द टेबल पुशेज अप एग्जैक्टली हार्ड एज ग्रेविटी इट्स पुल डाउन। मतलब देखो जब आप कोई हैवी बॉक्स टेबल पे रखते हो ना तो टेबल भी उतना ही फोर्स, जैसे एक ग्रेविटी होती है जो बॉक्स को नीचे खींचती है, बट वही एक फोर्स जो होता है टेबल लगाता है बॉक्स को ऊपर रखने के लिए। तो पृथ्वी पूरी गोल मटोल है, इसको जितना समझोगे उतना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। जितना किताब में लिखा है कॉन्सेप्ट समझ के बात खत्म। अनबैलेंस फोर्स क्या है, व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट 0। बोले तो व्हेन द नेट फोर्स को हम लोग रिजल्टेंट फोर्स भी बोल देते हैं, इसलिए याद रखना
क्योंकि एग्जाम में मोस्ट टाइम रिजल्टेंट फोर्स ही करके आता है। देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम 10 न्यूटन से खिसका रहे हैं और हमारा दोस्त है वो भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो 15 न्यूटन हो गया ना, तो 15 न्यूटन हो गया। 15 न्यूटन इज मोर ग्रेटर देन 10 न्यूटन, तो इसलिए ऑब्जेक्ट और तेज़ी से मूव करेगा। और देखो मैंने बताया था ना कि जब सेम डायरेक्शन में रहते हैं तो F1 और F2 मतलब फोर्स 1 फोर्स 2 को हम लोग ऐड कर देते हैं। जब डिफरेंस डायरेक्शन में रहते हैं तो लार्जर फोर्स को आगे रख के स्मॉलर फोर्स को पीछे रख के हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब देखो एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि अब बोथ फोर्सेज इन राइट। देखो एक बॉक्स है उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, फिर उसका दोस्त भी आके 6 न्यूटन का लगा दिया, तो 10 + 6 = 16 न्यूटन टूवर्ड राइट। देखो पहले एज तक उतना मैटर नहीं करता था कि टूवर्ड राइट टूवर्ड लेफ्ट लिख रहे होंगे, क्योंकि 9th एक बेस है। टीचर यहाँ स्टेप मार्किंग में बहुत नंबर काटेंगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ये टूवर्ड राइट ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव कर रहा है ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये दर्शाता है, ये बताता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड ये है और ये है डायरेक्शन। फिर देखो एक बॉडी 10 न्यूटन में फोर्स लगा रही है, फिर इधर से कोई 6 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा 4 न्यूटन टूवर्ड राइट। देखो बॉडी का फोर्स जिस तरफ ज़्यादा रहेगा वो उसी तरफ जाएगा। देखो अभी जब ये सब्सट्रैक्शन के बाद 4 न्यूटन आया ना, तो ये 4 न्यूटन किधर है, 4 न्यूटन इधर एक्स्ट्रा में है, प्लस में है, 4 न्यूटन प्लस में है, इसलिए वो राइट ही जाएगा। फिर देखो 10 न्यूटन इधर फोर्स लग रहा है, फिर 6 न्यूटन इधर लगा, तो ये 4 न्यूटन बचेगा, ये 4 न्यूटन बचेगा। इधर का फोर्स ज़्यादा है तो ये टुवर्ड लेफ्ट मूव करेगा। अब बात करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। मैं कब से बोल रहा था फ्रिक्शन ये है फ्रिक्शन वो है, तो आप समझते हैं फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स दैट ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस। मतलब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रही है, फोर्स हमेशा ऐसे लगेगा, फ्रिक्शन है हमेशा ऐसे लगेगा। जैसे देखो ये जो है हम पुश ऐसे कर रहे हैं, तो ये देखो जो इंटरलॉकिंग मॉलिक्यूल्स है ना, इंटरलॉकिंग मॉलिक्यूल्स, देखो फोर्स के कई सारे टाइप आप लोग 8th में पढ़े, फ्रिक्शन के आप कई सारे टाइप 8th में पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि फ्रिक्शन 2-3 टाइप से लगते हैं। सबसे पहला होता है कि इंटर मॉलिक्यूल्स कनेक्ट हो जाएं, हिल्स और वैलीज कनेक्ट हो जाएं। मतलब जब एक बॉल ऐसे है वो इधर ग्राउंड पे जा रही है, तो इसके कुछ पार्टिकल एक दूसरे से अटैच होंगे, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये बॉल धीरे 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 रेस्ट पे आ जाएगी। इसके की कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मतलब अगर कोई राइट जा रही है ना तो ये हमेशा उल्टा लगेगा, इनका काम ही उल्टा है। द कॉज बाई माइक्रोस्कोपिक रफनेस इंटरलॉकिंग बिटवीन सर्फेसेज। मतलब जैसे जब आप किसी चीज़ को माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो उसके अंदर बहुत सारी ऊबड़ खाबड़ चीज़ें दिखेंगी, तो वही चीज़ जब एक दूसरे में फंसती है ना तो तब वही इंटरलॉकिंग होता है, वो एक दूसरे में फंस जाती हैं, तो उसी वजह से फ्रिक्शन लगता है जो कि मोशन को अपोज करता है। अब जैसे आप ही देख रहे हो, आप रास्ते से चल रहे हो, बीच में पत्थर आ गया, आपका पैर उस पर लड़ा, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी ना। फिर देखो रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं। इफ़ यू स्टॉप पैडलिंग ऑफ अ बाईसाइकिल द फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड द रोड इज इनविजिबल दैट पुश द फोर्सेज एंड यू। देखो तुम साइकिल चलाते हुए देखे होगे कि आप चला रहे हो, पैडल मारना रोके, थोड़ी दूर जाने के बाद साइकिल रुक गई। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूल्स है ना वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको मोशन को अपोज कर रहा है, जिसकी वजह से साइकिल आके रुक गई। अब देखो ब्रेक्स में भी यही होता है, रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। एक जब साइकिल में या बाइक में हम लोग जब ब्रेक मारते हैं ना तो वो जो होता है, वो जो पैड होता है ब्रेक पैड, वो रोकता है, फ्रिक्शन की वजह से रुक जाता है, इसलिए गाड़ी में ब्रेक लग जाती है। देखो डस्ट सरफेस मैटर, अभी तक मैंने क्या बताया कि सरफेस ही तो मैटर करता है। अगर ऑयली सरफेस है, देखो आप पानी पे क्यों नहीं चल पाते, पानी पे इसलिए नहीं चल पाते क्योंकि वो लिक्विड है या ऐसा है, उसके अंदर हमारा फ्रिक्शन नहीं हो पा रहा है। देखो चलने के लिए हम लोग उतना ही फ्रिक्शन लगाते हैं, हर चीज़ के लिए हम लोग फ्रिक्शन लगाते हैं। देखो आप एक कॉइन को एक प्लेन टेबल से शूट करोगे तो वो ज़्यादा दूर जाएगी रेदर देन द ऊबड़ खाबड़ वाली, जहाँ मोर इंटरलॉकिंग होते हैं तो ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। कंक्लूजन, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन इंटायरली ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। मतलब नेचर ऑफ सरफेस ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन के लिए। आप देखियो कि जब गाड़ी में ग्रीस लगाई जाती है, ग्रीस किस लिए लगाई जाती है, ताकि वो एरिया फिल कर दे जो इंटरलॉकिंग वाले हैं। आप कैरम खेलने से पहले कैरम बोर्ड पे पाउडर क्यों लगाते हो, ताकि जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक अप्स एंड डाउन्स है ना वो पाउडर कवर कर ले, और जो उसकी डाइस है, मतलब उसकी जो गोटियां हैं वो सही से जा पाए। फिर देखो अब बात करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट
एन ऑब्जेक्ट इन मोशन continues to move in motion with constant velocity unless a next external force upon it। जैसे अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो चीज़ रेस्ट में ही रहेगी, कोई चीज़ मोशन में है वो चीज़ मोशन में ही रहेगी। उनका स्टेट तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि उन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जा सके। देखो अब आप एक बस में मूव कर रहे हो, बस की जितनी वेलोसिटी है आपकी भी उतनी वेलोसिटी है, बट जब अचानक से बस रुकी तो क्या हुआ? जब अचानक से बस रुकी तो आप तो उसी वेलोसिटी से चल रहे थे, लेकिन बस रुक गई, इस वजह से आप अचानक से आपको जर्क फील होता है। यही रीज़न होता है। जैसे व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक सडनली योर लोअर बॉडी स्टॉप विद द बस बट द अपर बॉडीज इनर्शिया कीप्स मूविंग फॉरवर्ड। जब लोअर बॉडी, कभी ऐसा होता है कि पैर फिसल के गिर जाते हो? नहीं, हमेशा आगे ही धक्का लगता है, आप आगे चले जाते हो। यही जब अचानक से पीछे होता है तो आप पीछे चले जाते हो। तो यही रीज़न होता है। इनर्शिया देखते हैं। इनर्शिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि समझना है। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज़ अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। जैसे कोई यहाँ है, ये यहाँ हो गया, तो इस चीज़ को इनर्शिया बोलेंगे क्योंकि उसके अंदर रेसिस्ट करने की पावर है मोशन की स्टेट को। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये टाइम है, ये टाइम के साथ चल रहा है ग्राफ। वैसे ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार फिर भी देख लो, ये पॉजिटिव टाइम ग्राफ है, टाइम के साथ पोजीशन भी चेंज हो रही है। बट यहाँ देखो, यहाँ टाइम ग्राफ में पॉजिटिवली इंक्रीज हो रही है, तो ये ज़्यादा उतना इम्पॉर्टेंट है नहीं। अब देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या कहता है? व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी द ऑब्जेक्ट एक्सिलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। जैसे मैंने आपको अभी देखो स्टार्टिंग में जब मैं एग्जांपल करा रहा था, एग्जांपल के सॉल्यूशन है इसमें, तो मैं बता रहा था कि जब नेट फोर्स लगता है ना, तो जो नेट फोर्स रहता है जिस तरफ फोर्स ज़्यादा रहता है उसी तरफ लगता है। तो वही ये लॉ समझा रहा है कि when a net force acts on a object the object accelerate in the direction of net force। जैसे अगर इस टाइम में फोर्स लगा तो ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करेगा। फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन बोले तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन। F इज इक्वल टू ma। तो देखो F यहाँ नेट फोर्स है, m ये है मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। देखो रूल क्या है? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ये देखो, ये चीज़ याद रखना भाई, ये चीज़ एग्जाम में MCQs में 1 पॉइंट में आएंगे, पक्का आएंगे, लिख के ले लो, कहीं नोट कर लो कॉपी में, इस चीज़ को याद रखना। द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब ये देखो समझाता हूँ कैसे, कि देखो अगर कोई कार्ट है वो खाली है तो आप उसको आराम से पुश कर लोगे, लेकिन अगर ज़्यादा तेज़ पुश करोगे तो ज़्यादा तेज़ जाएगी, कम तेज़ पुश करोगे तो कम तेज़ जाएगी। लेकिन अगर वही चीज़ भरी है तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको मूव करने के लिए। इसीलिए हैवी थिंग्स डिमांड सफिशिएंट मोर फोर्स टू मूव। अब देखो सेकेंड लॉ इन रियल लाइफ में हम लोग कैसे देख सकते हैं। वाई डू क्रिकेट फील्डर पुल देयर हैंड बैकवर्ड व्हेन कैचिंग अ फास्ट बॉल। तो जब आप बॉल को कैच कर रहे हो तो आप अपना हाथ पीछे क्यों लेके जाते हो? इसलिए पीछे लेके जाते हो क्योंकि वो एक्सेलरेशन का ज़्यादा टाइम देते हो, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन कम होती है, हाथ पे इफेक्ट कम पड़ेगा। बॉल इतनी स्पीड से आ रही है बट वो थोड़े टाइम में उसकी स्पीड डिक्रीज़ हो जाएगी जब आप हाथ यहाँ तक लेके आओगे। तो एक बार पढ़ लेते हैं। मोर टाइम टू स्टॉप इज इक्वल टू लेस एक्सेलरेशन बिकॉज F इक्वल टू मास m इंटू a is smaller acceleration multiple result is much smaller force hitting than hand। मतलब जब इसको फोर्स लगेगा वो much smaller than रहेगा डायरेक्ट कैच के। फिर देखो हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि द combining forces and kinematic equation a problem 25 kg block has force of 55 Newton and 50 Newton in the opposite direction, find the distance move in 2 seconds at the rest। देखो गिवन डाटा क्या है? एक 25 kg का ब्लॉक है, इसको 55 न्यूटन आगे की तरफ ये कर रही है, 5 न्यूटन पीछे के लिए कर रही है। तो जब हम देखेंगे कि इसका जब सब्ट्रैक्शन निकालेंगे तो 5 न्यूटन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब राइट डायरेक्शन में आएगा। तो हमने क्या पढ़ा था? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हमें यहाँ क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए जब हम इसको इधर लाएंगे तो ये यहाँ नीचे आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो ये F अपॉन में M आ जाएगा।
तो जब इसको वैल्यू पुट करेंगे 5/25 इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर डिस्टेंस इसकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या है, पिछले चैप्टर जो देखे होंगे उसमें होगा UT इंटू 1/2 AT स्क्वायर। तो यहाँ जैसे ही हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 0.4 मीटर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ब्लॉक्स मूव 0.4 मीटर। होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हो तो आई एम अ बिगनर ऑन दिस चैनल, सो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी सीरीज़ बनाते रहूँ 20-25 मिनट्स की, तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि हाँ भैया ये सीरीज़ बनाइए। और मैं बता रहा हूँ क्लास 9 के लिए जो मटेरियल चाहिए मैं सब प्रोवाइड करूँगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बस तुम अच्छे से पढ़ो। फिर ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको HW में एक्सप्लेन करेंगे। HW मतलब कमेंट में एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपके कमेंट्स को देखूंगा और उस पर रिएक्ट भी करूंगा कि आपने सही किया है कि नहीं। अब फटाफट आ जाते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, वेन एवर वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ सेकेंड ऑब्जेक्ट, द सेकेंड ऑब्जेक्ट सिस्टमेटिकली साइमल्टेनियसली एक्सर्ट द इक्वल अपोजिट फोर्स। अब देखो इसको एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि देखो जब आप एक्शन क्या हो रहा है, पैडल, जब आप एक बोट को देखोगे तो वो पीछे की तरफ ऐसे पीछे की तरफ करता है, बट बोट आगे की तरफ क्यों जाती है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ पे मुक्का मार रहे हो तो वो भी उतनी तेज, उतना ही फोर्स आपके हाथ पे लगा रही है, इसीलिए आपको चोट लगती है। स्पेस क्राफ्ट क्यों लॉन्च हो जाते हैं, देखो आप देखते हो कि नीचे से फायर निकलते हैं, वो फायर नहीं होते, वो प्रेशर होते हैं, वो फोर्स होते हैं जो बॉडी को ऊपर लेके जाते हैं। सो होप कि फोर्स, देखो ये एक्शन रिएक्शन का रूल है, फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर, दे आर इन इक्वल साइज एंड इक्वल, दे आर एग्जैक्टली इक्वल इन साइज, दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन, क्रूशियल, दे एक्ट ओनली टू कंप्लीट डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे ही एक्ट करते हैं। सो होप आपको ये सब समझ में आया होगा। देखो ये एक बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है कि अर्थ और एप्पल। देखो पहले के टाइम पे न्यूटन या एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बोला था कि कोई चीज़ नीचे नहीं आती है, हमारी अर्थ ही ऊपर जाती है। और हाँ ये बात सही है कि हमारी अर्थ ऊपर जाती है, क्योंकि ये आप जब 3D डायनेमिक पढ़ेंगे या अगर आप डॉक्यूमेंट्री स्टडी, साइको जिसको बोलते हैं, साइंस में जो इंटरेस्टेड रहता है ना उसको साइको बोलते हैं, साइंस ऐसे साइको। तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, देखने में मज़ा आ जाता है। मैं तो डॉक्यूमेंट्री स्टडी करता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। लेकिन आप जब देखोगे एप्पल गिरेगा ना तो आपको लगेगा एप्पल ही आ रहा है, क्योंकि उसका एक्सीलरेशन ज़्यादा है अर्थ के मुकाबले। देखो एक्सेलरेशन क्या बताया था मैंने, एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो यहाँ मैंने बताया था ना कि हाँ गया, एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब जब एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो मास, मतलब जब मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा। तो वही बात है ना कि अर्थ का मास कितना है भाई, एप्पल के करोड़ों गुना, लाखों गुना, क्या और भी ज़्यादा है। तो इसलिए अर्थ की मूवमेंट हमें कम दिखती है और एप्पल की मूवमेंट हमें ज़्यादा दिखती है, इसीलिए लगता है कि एप्पल नीचे गिर रहा है। फिर ये आप समझ ही गए होंगे फोर्स फॉर्मूला क्या है, ब्लूप्रिंट, टोटल मास ऑफ द सिस्टम m1 इंटू m1 प्लस m2। फिर देखो ये एक फार्मूला शीट है जिसको आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट रिवीजन में बहुत काम आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड जय हिंद। और कमेंट कर देना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए।